We're going to start with entropy changes in reactions. हम chemical reaction में देखेंगे entropy changes कैसे होते हैं. Chemical reactions में entropy changes देखने के लिए कल हमने जो generalization rules दिए थे हम उन्हीं की तरतीब से चलेंगे. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हम कल डिस्कस कर चुके हैं रूल्स के हिसाब से गैसेस की एंट्रोपी वैल्यूज हायर होंगी, लिक्विड्स उनके बाद आते हैं, सॉलिड्स की एंट्रोपी वैल्यूज सबसे कम होंगी. लेकिन सिर्फ इसी चीज पर ही डिपेंड नहीं करता. जो सिंपल सब्सटेंसेस होंगे लेस एटम्स वाले उनकी एंट्रोपी वैल्यूज कम और मोर एटम्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की एंट्रोपी वैल्यूज ज्यादा होंगी, चाहे उनका स्टेट ऑफ मैटर जो भी हो. इसमें हमने सॉलिड की भी एग्जांपल कोट की, इसमें हमने गैसेस की भी एग्जांपल्स कोट की. सिमिलर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस में जो सब्सटेंस हार्ड होगा उसकी एंट्रोपी वैल्यू लो होगी और जब सब्सटेंस सॉफ्ट होता जाएगा जितना उतनी ही उसकी हायर एंट्रोपी वैल्यू होती जाएगी. किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए उसकी स्टेट ऑफ मैटर से उसकी एंट्रोपी वैल्यू भी चेंज होती है. ठीक है, जब वो सॉलिड में होता है उसकी एंट्रोपी वैल्यू कम, और इसी तरह जब वो लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट होता है बाय मेल्टिंग और बॉइलिंग उसकी एंट्रोपी वैल्यू बढ़ती जाती है. तो हम सिंपली स्पीकिंग ये कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है एंट्रोपी या डिसऑर्डर भी इंक्रीज होता जाता है. ठीक, तो ये कुछ जनरलाइजेशंस हैं जो कल हमने स्टडी किए हैं. सही, उसी की बेस पर हम रिएक्शंस को भी देखेंगे. यानी कि रिएक्शंस को देखते वक्त एंट्रोपी चेंजेस को डिस्कस करने के लिए स्टेट सिंबल्स को जहन में रखना या इसके अलावा उसका फॉर्मूला देखते ही उसके बारे में ये आइडिया लगाना कि नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, या उसके स्ट्रक्चर को देखकर यह अंदाजा लगाना सॉलिड्स के केसेस में कि वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा. ठीक है, इससे हम एंट्रोपी चेंजेस को बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर सकते हैं. तो कीपिंग दीज 3 to 4 more important generalization rules in mind, we can easily discuss the entropy changes in reactions. But remember, there's a limit to what we can discuss and how we can get to that. There are always exceptions to that, and we have studied a couple of exceptions yesterday. Well, to get started, chemical reaction में हमारे पास entropies को compare करना reactants और products के लिए easy है. हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंट्रोपी चेंज पर, चाहे ये इंक्रीज हो या डिक्रीज हो जिस भी तरतीब से हो. हम एज्यूम करेंगे गैसेस की हाई एंट्रोपी होती है, सॉलिड्स की लो, और चेंज इन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में जो है वो लाइकली है कि एक सिग्निफिकेंट एंट्रोपी चेंज लाएंगे. ठीक है, दिस is because high value of entropy are associated with gases. जितने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ वेज भी इंक्रीज होते जाएंगे उन्हें अरेंज करने के लिए, और ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम रिएक्शन देखते हैं CaCO3 का CO और CO2 के लिए, तो हम जानते हैं सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हुई क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड था, वो लेटर ऑन कन्वर्ट हो रहा है एक सॉलिड में, प्रोडक्ट्स में, और एक गैस में. चूंकि कि सिस्टम गैस की तरफ भी जा रहा है तो उसकी एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज होगी. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, उसकी लो एंट्रोपी थी, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसकी हाई एंट्रोपी होगी. एक और रिएक्शन को देखते हैं. 2N2O5 in gaseous form gives us 4NO2 gaseous form plus O2 gaseous form. इसमें हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्योंकि हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट्स में एंड इन रिएक्टेंट्स. इन एडिशन there are two different product molecule but only one type of reactant molecule, तो ये भी contribute करता है greater disorder में. याद रखिए एक मॉलिक्यूल को अरेंज करने का एक ही तरीका होता है, लेकिन जब हम दो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे चले जाते हैं तो अरेंजमेंट के जो वेज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. रिमेंबर, yesterday we studied that disorder increases when we have more ways of arranging the molecules than the other. ठीक, तो हमारे पास इस तरह से ही कंट्रीब्यूट करता है ग्रेटर डिसऑर्डर में, और प्रोडक्ट्स के अंदर एंट्रोपी ज्यादा होगी रिएक्टेंट्स से निस्बत. सिस्टम एनर्जेटिकली मोर स्टेबल होता है जब वो ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाता है. इसी वजह से N2O5 का डीकंपोजिशन इनटू NO2 और O2 स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है. लेकिन as we are discussing on the basis of entropy, the entropy increases from left to right. ठीक है, हमारे पास एक और रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives us 2NH3. इस केस में हमारे पास गैसेस हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास डिक्रीज इन एंट्रोपी आएगा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेज जिससे हम इसे अरेंज कर सकते हैं सही, वो हमारे पास कम हो जाता है. हमारे पास रिएक्टेंट्स दो हैं और इसका नंबर ऑफ वेज अरेंज करने के ज्यादा हैं, प्रोडक्ट एक ही है, तो हमारे पास रिडक्शन होगी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में भी, और एंट्रोपी चेंज सिस्टम का नेगेटिव हो जाएगा, यानी एंट्रोपी में डिक्रीज आएगा. रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होते हैं प्रोडक्ट से, इसी वजह से इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कम और रिवर्स ज्यादा होता है. ठीक है, लेकिन एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की डिक्रीज होती है.
ठीक फॉरवर्ड केस में। इसी वजह से इस रिएक्शन का रिवर्स भी ज्यादा होता है, क्योंकि रिवर्स में एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो रिवर्स में स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो एंट्रोपी एक और तरीका है स्टेबिलिटी को डिफाइन करने का या रिएक्शन के फॉरवर्ड या रिवर्स जाने का। लेकिन याद रखिए ये कॉन्फर्मिंग मेथड नहीं है, हम सिर्फ एक बात कर सकते हैं, एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, और वो उसी आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेटिंग एंट्रोपी चेंजेस। अगर हमने इन्हें प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी का फॉर्मूला हम पहले ही दे चुके हुए हैं, लेकिन अब जो हमारे पास डिस्कस होगा एंट्रोपी चेंज, उसमें हम एस नॉट के ऊपर आएंगे, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी चेंजेस कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखते हैं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर होती है सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सोथर्मिक में, और वाइस वर्सा एंडोथर्मिक में। जो सराउंडिंग्स बहुत लार्ज होते हैं उसमें एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा इजीली होता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर या प्रेशर का चेंज जो होगा वो बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्पर्समेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखिए अगर आप एक बहुत बड़ा सराउंडिंग कंसिडर करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज इतनी डायरेक्शंस में होगा, और जो सराउंडिंग होगा उसके टेम्परेचर में फास्ट चेंज भी नहीं आएगी। सराउंडिंग्स जितनी बड़ी होगी उसके टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी चेंज चाहिए होगा। थोड़े से एनर्जी चेंज पे तो हमारे पास सराउंडिंग बड़ी होने की वजह से टेम्परेचर चेंज ज्यादा आता भी नहीं। Same goes for pressure, so we can of course ignore these. This is a very important assumption. This is not written in the bullet points, but that is important. ठीक है? For an exothermic reaction, एनर्जी जो रिलीज होगी सराउंडिंग में वो इंक्रीज कर देगी नंबर ऑफ वेज जिससे हम एनर्जी को अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी जाएगी रोटेशन में, ट्रांसलेशन में, मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग्स। सो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा एंट्रोपी में, और प्रोबेबिलिटी ये है कि केमिकल चेंज जो है वो स्पॉन्टेनियसली अकर कर रहा होगा। प्रोबेबिलिटी, remember it's an increased probability, it's not a confirmation as I've told earlier. For an endothermic reaction, the energy absorbed from the surrounding, it decreases the number of ways of arranging the energy. So हमारे पास क्या होता है कि decrease होती है entropy में, और हमारे पास ये probability के reaction spontaneous हो, ये भी decrease कर जाती है। तो ये vice versa है, ये easy to understand है। अगर यहाँ तक concept में कोई question हो तो पूछ लें, क्योंकि आगे हम इस concept को apply करके अपने answers निकालने वाले हैं। उससे पहले ये concept clear होना चाहिए। Anything you'd like to ask? Nice. Alright. Continuing, हमारे पास इस तरह से है कि हमने टोटल एंट्रोपी चेंज स्टडी करना है। एंट्रोपी वैल्यूज को प्रिडिक्ट किया जा सकता है किसी रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस होंगे या नहीं होंगे। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो जरूर होती है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी डिफरेंट वैल्यूज रखती है, ये हम जानते हैं। इस वजह से होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काउंट या मॉलिक्यूल्स की टाइप्स चेंज हो सकती हैं। ठीक, टोटल एंट्रोपी चेंज जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस नॉट से शो करेंगे। ठीक है, ये इन्वॉल्व करेगा बोथ सिस्टम और सराउंडिंग। इसके लिए हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी। सिस्टम के लिए, सराउंडिंग्स के लिए हम डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग्स लिखते हैं, जबकि सिस्टम के लिए हम डेल्टा एस नॉट सिस्टम लिखते हैं। सिस्टम जो होता है वो सिंपली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर सकता है। सराउंडिंग के लिए हमें काफी कुछ कंसिडर करना पड़ता है। हम सारे को एक दफा देखते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सिस्टम के और एडिशन ऑफ सराउंडिंग के। अगर टोटल एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होता है, यानी डेल्टा एस टोटल की वैल्यू बढ़ती है, पॉजिटिव में आती है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा और हम कहेंगे रिएक्शन फिजिबल भी है। और अगर ये डिक्रीज होती है, लेट्स सपोज इसकी चेंज नेगेटिव में जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी ही नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस क्या होना। ठीक है, ऑफ कोर्स जिस रिएक्शन की फिजिबिलिटी ना हो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कि उस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए हमें एक्सपेंस ऑफ एनर्जी करना पड़ता है, व्हिच इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और हम दोनों में यही चीज एक्सप्लेन करते हैं। जो रिएक्शंस फिजिबल नहीं होता वो यूजुअली स्पॉन्टेनियस भी नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होता, क्योंकि एनर्जी के एक्सपेंस पे ऐसे रिएक्शंस कराए जाते हैं। ठीक, तो कैलकुलेट करना एंट्रोपी चेंज सिस्टम का एंट्रोपी चेंज बहुत आसान है। आप प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें, बहुत आसान। ठीक, इसमें हम कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे। स्टाइकोमेट्री का ध्यान रखना जरूरी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ध्यान रखना जरूरी है, बिल्कुल वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत है जैसे हमने डेल्टा एच नॉट किया था।
जब हम एंट्रोपी वैल्यूज टेबल्स ऑफ डाटा में देखेंगे तो हमें चूज करना चाहिए करेक्ट स्टेट कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसके लिए पहले मैं प्रेडिक्शन के दौरान बात कर चुका हूँ कि स्टेट सिंबल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैलकुलेट करना एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। रिएक्शन क्या है? कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज कैल्शियम ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड के लिए उन्होंने दी हुई हैं। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करें। ठीक है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते वक्त मत भूलें कि आपको जो स्टैंडर्ड एस नॉट वैल्यू दी हुई है ये पर मोल के लिए है। तो आपके पास एक क्वेश्चन में जो भी नंबर होगा वो इस पर मोल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। याद रखिए क्वेश्चन में ऑक्सीजन तो 1 मोल ही है, लेकिन कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड 2 मोल्स हैं। तो इन टर्न हमारे पास कैल्शियम का 41.40 ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का 39.70 ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। O2 की वैल्यू सिंपली आएगी क्योंकि उसका सिर्फ 1 मोल कंसिडर किया है। ये सारा कुछ सर्च करें, सिस्टम की वैल्यू आपके पास -208.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल आ रही है। नेगेटिव का मतलब है ये डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कैल्शियम जो है वो चांसेस ये हैं कि स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि कैल्शियम स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, बल्कि कैल्शियम ऑक्सीजन का रिएक्शन काफी फास्ट होता है। सो इसमें एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए। ठीक, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस स्टूडेंट से क्लियर करती है, क्योंकि स्टूडेंट समटाइम्स सिर्फ सिस्टम के हिसाब से ये आइडिया लगा लेते हैं कि रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा। याद रखिए सिस्टम के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से हम फिजिबिलिटी नहीं बता रहे। फिजिबिलिटी हमने बताई थी टोटल एंट्रोपी चेंज या डेल्टा एस नॉट टोटल से। अगर वो पॉजिटिव है तो फिजिबल है और स्पॉन्टेनियस है, और अगर वो नेगेटिव है तो हमारे पास सिस्टम नॉट फिजिबल है, और ऑफ कोर्स वो स्पॉन्टेनियस भी नहीं रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ एस नॉट सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया है। सिस्टम के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ एंट्रोपी चेंज को बताता है, ये नहीं बताता कि ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है या फिजिबल हो सकता है या नहीं। यानी सिर्फ सिस्टम की कैलकुलेशन भी नाकाफी होती है, सिर्फ सराउंडिंग की कैलकुलेशन भी नाकाफी होती है। जब तक आप टोटल कैलकुलेट नहीं करते हैं तब तक आप स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी दोनों डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक, अब उसने ये कहा है कि अगर सिस्टम नेगेटिव में है तो याद रखिए कि सराउंडिंग्स की वैल्यू अच्छी खासी पॉजिटिव में जाती होगी और टोटल भी पॉजिटिव बनता होगा, तो ही एक्चुअली में कैल्शियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। ऑटोमेटिकली कैल्शियम टार्निश हो जाता है और उसके सल्फर सरफेस की सिल्वर ग्रे अपीयरेंस चेंज हो जाती है, और ये काफी फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक, नंबर 2, हमारे पास एंट्रोपी चेंज है सिंपल उस रिएक्शन की जो हम डेली बेसिस पे कुकिंग के लिए अपने घरों में कर रहे हैं, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखेंगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज ने तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए लिखी हुई हैं। याद रखिए पहले भी डिस्कस कर चुके हुए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए जो वैल्यूज होती हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एस नॉट सिस्टम कैलकुलेट हो सकता है। एस नॉट सिस्टम हमारे पास -5.2 जूल्स पर केल्विन पर मोल आता है। याद रखिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के हिसाब से जहां जहां 2 मल्टीप्लाई होता है वहां वहां आप एस नॉट वैल्यूज के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ही ये आंसर -5.2 जूल पर केल्विन पर मोल आएगा। इसकी नेगेटिव वैल्यू ये शो करती है कि सिस्टम की एंट्रोपी स्लाइटली डिक्रीज की है, लेकिन मीथेन ऑक्सीजन का रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होता है जैसे ही इसे इग्नाइट कर दिया जाए। याद रखिए इग्निशन स्पॉन्टेनिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसकी इग्निशन खुद से भी करनी पड़ती है तो भी वो स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, क्योंकि उसकी प्रोपगेशन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। सो इसकी एंट्रोपी सराउंडिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और डेफिनेटली वैल्यू पॉजिटिव में रखती होगी और टोटल का आंसर भी पॉजिटिव में आता होगा, तभी ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक, इसी तरह से इसने क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अब आती है बात कैलकुलेशन करना सराउंडिंग्स की। सराउंडिंग्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक सेपरेट फॉर्मूला है। देखें, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें लार्ज एंथैल्पी चेंजेस होते हैं, और एंथैल्पी चेंजेस जो होते हैं बहुत नंबर ऑफ वेज से एनर्जी को अरेंज कर सकते हैं सराउंडिंग्स में। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे हर सूरत कैलकुलेट करना है। और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग्स इक्वल होता है माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन के डिवाइडेड बाय कैपिटल टी विच इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, कैपिटल टी यूजुअली हमारे पास स्टैंडर्ड पर 298 केल्विन होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, वो भी यहाँ पर नेगेटिव में गिवन है।
याद रखिए डेल्टा एच नॉट का साइन लगाने का मतलब है कि नीचे का टी ऑटोमेटिकली 298 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि टेम्परेचर की वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड हो और ऊपर एंथैल्पी की वैल्यू आप स्टैंडर्ड में कैलकुलेट कर रहे हो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों स्टैंडर्ड में है तो टेम्परेचर डेफिनेटली 298 केल्विन होगा। ठीक, ये चीज जहन में रखिएगा। नोट, जब हम कैलकुलेशंस करेंगे डेल्टा एच नॉट सराउंडिंग्स की या वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट रिएक्शन के लिए, किलो जूल पर मोल को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, क्योंकि हम जूल्स पर केल्विन पर मोल निकाल रहे होते हैं, किलो जूल्स में नहीं कर रहे होते। जबकि एच नॉट की वैल्यू जो होती है हमारे पास उमूमन किलो जूल पर मोल में होती है। तो 1000 की मल्टीप्लिकेशन करना ताकि हम डेल्टा एच नॉट ऑफ सराउंडिंग्स को जूल्स पर केल्विन पर मोल में निकाल सकें, ये जरूरी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेगेटिव साइन जो होता है डेल्टा एच नॉट रिएक्शन में, वो पार्ट ऑफ इक्वेशन है। ये साइन एंथैल्पी चेंज का साइन नहीं है। ठीक है, अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, द होल टर्म माइनस एच नॉट ओवर टी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज उसने आपकी समझने के लिए बताई है। इससे हरगिज नेगेटिव से मत समझिएगा कि एंथैल्पी चेंज को हम खुद से पॉजिटिव या नेगेटिव करें। नहीं, ये इस फॉर्मूला का हिस्सा है और एंथैल्पी का जो भी आंसर आता है वो उसी तरतीब से कंसिडर किया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव सारे को नेगेटिव कर देगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर आपके पास जो पूरी की पूरी टर्म है डेल्टा एच नॉट ओवर टी, जैसे इसने पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, वर्कड एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं, जो हमने अभी भी स्टडी किया है। इसे ऐसे समझना मुश्किल है, जब हम इस एग्जांपल में अप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा। दोबारा वही रिएक्शन, हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन जो है वो गिवन है क्वेश्चन में। याद रखिएगा कि आप सराउंडिंग्स जो है वो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन के बगैर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जिस क्वेश्चन को उन्होंने छोटा रखना होता है, शॉर्ट रखना होता है, उसमें वो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन खुद से लिख लेते हैं। और जिस क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट कराना हो तो ऑफ कोर्स आपको एनर्जी का जो है ना वो ट्राइंगल तो आता ही है, तो उस ट्राइंगल से पूरे का पूरा एएस वाली तरतीब से आपसे कैलकुलेट भी करवा सकते हैं 2 में। तो इसलिए एएस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या वो जो हमने ट्राइंगल्स किए हुए हैं एनर्जी के, ठीक है, एंथैल्पी डायग्राम्स इन शॉर्ट की हुई हैं, वो आपको आने होने चाहिए। ठीक, कन्वर्ट करना एंथैल्पी चेंज को जूल्स पर मोल में, किलो जूल्स पर मोल की बजाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्ट में कर लें। इसी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 298 से डिवाइड किया, हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑफ सराउंडिंग आ गई। अब नोटिस करें कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सराउंडिंग बहुत बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव है, 4200 एंड समथिंग है। दोबारा वापस जाते हैं, देखें हमारे पास इसकी जो सिस्टम वैल्यू थी वो -208 थी, सराउंडिंग वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 4200 एंड समथिंग है। उस 4200 में से ये वाला 200 अगर निकल भी जाएगा तो आपके पास 4000 पॉजिटिव में ओवरऑल टोटल एस नॉट जरूर आएगा। और टोटल एस नॉट अगर +4000 जूल्स पर केल्विन पर मोल आता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्शन ना सिर्फ वेरी मच फिजिबल है बल्कि स्पॉन्टेनियस होगा, और चांसेस है इतनी हाई एनर्जी पे उसकी स्पॉन्टेनिटी यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी टुवर्ड्स अ फास्ट रिएक्शन जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर। इसी वजह से टोटल को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी के लिए। सिर्फ सिस्टम की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव या सिर्फ सराउंडिंग की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव में हमें कोई आइडिया नहीं देती। ठीक, ये इससे बाद में करेगा भी, और मैं तब भी इसे प्री एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 4 पर आते हैं, हमारे पास वही वाला मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं 890.3 किलो जूल पर मोल होता है। इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जूल्स पर मोल आ जाएंगे। इसे 298 से डिवाइड करें। अब देखें इसका आंसर भी पॉजिटिव में कितना बड़ा आ रहा है, 2900 समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 3000 जूल्स पर केल्विन पर मोल आ रहा है। वापस जाते हैं, हमने इसका आंसर सिर्फ -5 निकाला था। उस 3000 में से -5 भी निकल जाएगा तो 2900 एंड समथिंग स्टिल स्टे करेगा एज टोटल, और वो पॉजिटिव में होगी वैल्यू। इसी वजह से मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन ना सिर्फ बहुत स्पॉन्टेनियस फिजिबल होता है बल्कि स्पॉन्टेनियस होता है। इट्स अ क्वाइट फास्ट रिएक्शन, फौरन फौरन कंबशन होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। That's why we are using it for cooking, domestic cooking. That's why we are using it for CNGs in cars. That's why we are using it to produce electrical energy through the usage of generators. ठीक है, इसी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो आपको टोटल की कैलकुलेशन जरूर आनी चाहिए। यहाँ पर तो इसने मेरा नहीं ख्याल टोटल कैलकुलेट किया हुआ है। हाँ, ये टोटल इसने कैलकुलेट किया हुआ है। देखें, सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है, टोटल हमारे पास +4000, मैंने अभी भी क्लैरिफाई किया। सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है, टोटल जो हमारे पास 2900 समथिंग में आता है सेकंड के लिए, मीथेन के लिए। दोनों बहुत लार्ज एंट्रोपी वैल्यूज हैं।
यानी सराउंडिंग ने अच्छा खासा कॉम्पनसेशन दिया है उस तमाम नेगेटिव एंट्रोपी चेंज का जो सिस्टम की थी, और ओवरऑल टोटल का आंसर पॉजिटिव दिया, रिएक्शंस को फिजिबल बनाया और स्पॉन्टेनियस बनाया। Hence, this is the step where we calculate total entropy change, where we add up the standard enthalpy changes for system and surroundings. इसे अमूमन हम ऐसा करते हैं कि सिस्टम माइनस डेल्टा एच नॉट टी लिखते थे, बाद जगह पे सिस्टम को चेंज करके प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करके फिर माइनस डेल्टा एच नॉट ओवर टी भी लिख दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल इक्वेशन कर लें, अलग-अलग वैल्यूज डालें, इक्वेशन को चेंज कर दें उनकी सब इक्वेशन से, और फिर ओवरऑल बना के उसके अंदर वैल्यूज डालें। इट्स ऑल पॉसिबल, या आप जिस तरतीब से चाहें कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना आ जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। Any questions, beta? Roma, Alban? No, sir. Okay. जी, तो बताएं, इतना काफी है आज के लिए? एंट्रोपी उन वाला लोगों के लिए चैप्टर भी तो सर वैसे करना ही ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा। मैं इस वजह से इतना काफी होने का नहीं कि सर जो बाकी क्वेश्चन तो नहीं है उनके लिए छोटा भी तो है, करना ही होगा। हाँ, लेकिन ना इसकी प्रैक्टिस ज्यादा है, क्योंकि एंट्रोपी वाले चैप्टर में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशन है, चाहे वो सिस्टम हो, सराउंडिंग हो, टोटल हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उन्होंने इसे कितना लेंथी रखना है, क्या पूछना है, क्या टारगेट करना है। वेल, जो क्वेश्चन हमने अभी तक किया है इससे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन टॉपिकल में मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक सर। और इससे टॉपिकल में जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ आप बाय पार्ट्स कर सकेंगे, उसके ऊपर स्टिल एंट्रोपी की थ्योरी डिस्कशन हो रही होगी, वो हमारे पास आगे चल रही है इक्विलिब्रियम में, वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ इतना ही पार्ट करेंगे कि आप जो है ना वो उसको एंट्रोपी की कैलकुलेशन को, टोटल हो, सिस्टम हो, सराउंडिंग हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इतना ही करेंगे। अगर कहें तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर्स बता सकता हूँ, वैसे ये खुद ढूंढना भी बिल्कुल इजी है, मतलब इट्स समथिंग चाइल्डिश, इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा इसमें। और ये वाली चीज आपको फर्स्ट 4 सेक्शंस के अंदर ही मिल जाएगी, मतलब एंट्रोपी के ऊपर सेपरेट चैप्टर मेरा नहीं ख्याल होगा। हाँ, एंट्रोपी के ऊपर सेपरेट चैप्टर नहीं है, आपको एंट्रोपी क्वेश्चन फर्स्ट 4 यूनिट्स के अंदर ही दोबारा से गो थ्रू करके ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, और वो मौजूद हैं इसके अंदर, मतलब फर्स्ट यूनिट में से ही आपको एंट्रोपी क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे, और काफी सारे हैं, क्योंकि आपने 4 यूनिट्स इसके लिए गो थ्रू करने हैं, तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना मेरा ख्याल है कि क्लास को आज जल्दी यहीं पर रिमाइंड अप कर देना चाहिए, आपके पास करने के लिए काफी काम है। नो सर। ओके, रोमा बेटा आप बताएं। कैन यू हेयर मी? जी सर। ओके, तो फिर बस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट्स, go through to unit 1 to unit 4 in your topical workbooks and try to solve all the entropy questions, quantitative questions only. ठीक है, जी सर। अल्लाह हाफिज क्लास। अब आप ओके वापस सर। नहीं आएंगे, क्लास आज यहीं पर ही खत्म करें।